नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन के पहले ही करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर आपको पता होगा, क्लास 9th के सिलेबस में था ये। तो रेशनल नंबर होता है द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। रेशनल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, p और q दोनों क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे 2/3, 4/5, -9/11, 1.2, ये भी एक रेशनल नंबर है जिसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और ये 0.6 बार, बार का मतलब होता है 6 बार बार आ रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, इसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लास 9th के अंदर था ये। अब आए थे स्टूडेंट्स हम इरेशनल नंबर के ऊपर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q, that is called irrational number, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये भी स्टूडेंट्स क्लास 9th के सिलेबस के अंदर था, आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर। कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लिए है, √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। पाई जो है वो एक सर्कल के अंदर सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशो को पाई बोलते हैं। ये एक कांस्टेंट नंबर होता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा क्लास 9th का था, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड में समझना है तो क्लास 9th की मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर इन डेफिनेशन को नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए। तो बच्चों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज होगा, √5 के प्लेस पे √2 या √3 पूछ लेंगे वो, लेकिन आता 100% है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा जो इस क्वेश्चन के अंदर काम आने वाली है। नंबर 1 है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है ये मेथड, मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। नंबर 2 पे हम को प्राइम्स नंबर के बारे में बात करेंगे। को प्राइम नंबर्स ये भी क्या होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा अभी। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरम है जिसकी हम हेल्प लेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो इन 3 चीज़ों की हमको नीड लगेगी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ चीज़ों को डायरेक्टली प्रूव कर पाना संभव नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प लेते हैं। क्या होती है, तो अभी हमको प्रूव करना है √5 को इरेशनल, तो हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √5 जो है वो इरेशनल नहीं रेशनल है। रेशनल मानकर हम इसको रेशनल की जितनी भी पावर्स होती है वो सब पावर देंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करते करते आगे जाके कंडीशन ऐसे आएगी कि हमको एक गलती देखने को मिलेगी। जो हमने माना है उस मानने की वजह से हमारे जो कैलकुलेशंस है उसमें कुछ गलतियाँ हो जाएगी जो कि होनी नहीं चाहिए, फैक्ट है होनी नहीं चाहिए। तो वो गलती होगी तो हम बोलेंगे कि यार हमने जो भी कैलकुलेशन की है ये तो सब हमने सही की है, तो ये गलती कहाँ से क्रिएट हुई, तो ये गलती क्रिएट हुई कुछ गलत मानने की वजह से। हमने इरेशनल को रेशनल मान लिया, तो हम अपनी गलती मान लेंगे कि हाँ भैया हमने किसी चीज़ को गलत मान लिया है, हमने इरेशनल नंबर को रेशनल मान लिया है, तो ये रेशनल नहीं है ये इरेशनल है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका आज मन हुआ चाय बनाने का, क्या चाय मैं खुद बनाऊँगा या बनाऊँगी, तो आपने क्या करा, आप किचन में गए, आपने तपेली ली, तपेली या पतीली जो भी आप बोलते हो, आपने वो ली। अब चाय बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ों की हमको ज़रूरत लगती है वो क्या है, एक तो है दूध, ठीक है, एक है चाय पत्ती और एक क्या है, एक है चीनी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है चाय बनाने के लिए वो ये तीनों होती है। इसके अलावा तो सब चीज़ें ऑप्शनल है जो आप आपकी मर्जी से डालते हैं, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो इलायची हो और अदर चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमको 3 चीज़ों की नीड लगती है। नंबर 1 पे क्या है, मिल्क, दूध।
दूसरे नंबर पे चाय पत्ती, तीसरे नंबर पे चीनी। तो अब आप किचन में गए, आपने तपेली ली, उसके अंदर दूध डाला, आपने उसके अंदर चाय पत्ती डाली। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 चीज़ें आप डाल चुके हो। अब आपको तीसरी चीज़ डालनी है चीनी। तो आप चीनी को ढूंढ रहे हो, चीनी का जो डब्बा है वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आपने साइड में देखा तो आपको एक डब्बा दिखाई दिया जिसके अंदर चीनी पड़ी हुई थी, पीसी हुई चीनी जिसको मैं बोल रहा हूँ, आपने वो डाल ली। अब आपने क्या करा, गैस की फ्लेम को बढ़ाया, चाय को अच्छे से उबाला, जो भी आप करते हो चाय को उबालने के लिए वो सारे काम आपने किए। ठीक है, फिर आपने चाय को छाना और फिर जैसे आपने चाय को टेस्ट किया तो चाय का टेस्ट नमकीन आया। चाय का टेस्ट क्या आया? नमकीन आया। तो आपने सोचा कि यार क्या गलती होगी, मैंने क्या कर दिया? तो आपने गलती ये कर दी कि आपने चीनी की प्लेस पे आपने नमक डाल दिया। कैसे पता चला आपको? आपने जब चाय पी तो चाय पीने पर टेस्ट कैसा आया? नमकीन टेस्ट आया। ठीक है, तो नमकीन टेस्ट आया मतलब आपसे गलती हो गई थी स्टार्टिंग में मानने में। आपने क्या मान लिया? आपने नमक को चीनी मान लिया। तो फिर आपने आखिरी में एक्सेप्ट करा कि हाँ भैया मेरे से गलती हो गई थी, मैंने शक्कर जो है चीनी की प्लेस पे क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, तो मुझसे गलती हो गई थी, ये चीनी नहीं ये नमक है, आपने मान लिया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इरेशनल नंबर है √5, इसको हम रेशनल मान के चलेंगे। रेशनल मान के आगे जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो करेंगे, और कैलकुलेशन करते करते आगे कैलकुलेशन में गलती आ जाएगी जो कि होनी नहीं चाहिए। तो वो गलती होगी तो आपको मानना पड़ेगा कि यार हमने कैलकुलेशन तो सारी सही की है, गलती कहाँ हुई? गलती जरूर कुछ मानने में हुई है, और हाँ गलती उस मानने में ही होगी, आपने इरेशनल को रेशनल मान लिया, इस वजह से वो गलती आपके सामने हुई। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। उसके अलावा सेकंड नंबर पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या काम आएगा? तो सेकंड नंबर पे इस क्वेश्चन में काम आएगा को प्राइम नंबर्स। जब आप इसको स्टार्टिंग में रेशनल मानोगे तो आपको इसको रेशनल नंबर की पावर देनी पड़ेगी। रेशनल नंबर की पावर्स मतलब क्या? तो भैया अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो उसको प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर तो देनी पड़ेगी ना। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मानेंगे तो इसको रेशनल की पावर्स देंगे। मतलब क्या? मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये पावर है। इसके अलावा जब भी हम किसी को रेशनल नंबर मानते हैं तो उसको को प्राइम टाइप का रेशनल नंबर मानते हैं। अब को प्राइम टाइप का रेशनल नंबर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स अगर हम रेशनल नंबर मानेंगे तो आप इसको 2/6 टाइप का नहीं मान पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कैंसल आउट हो रहा है, इनमें कुछ कॉमन है। ये 2 की टेबल से 1 टाइम जा रहा है, ये 3 टाइम जा रहा है। तो अगर आपको रेशनल नंबर मानना है तो आप इस टाइप का मानिए, या फिर आप इस टाइप का मानिए। इस टाइप के रेशनल नंबर के अंदर जो आपने इंटीजर्स लिए हैं वो को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब क्या? तो को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, आप इनको प्राइम ना समझे, जरूरी नहीं है कि ये प्राइम ही होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 4, दूसरा नंबर मैंने लिया 9, ये कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन जब मैं इन दोनों की साथ में बात करता हूं तो ये दोनों नंबर को प्राइम है। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 मिलेगा आपको, और जब आप 9 के फैक्टर करोगे तो आपको 3 × 3 मिलेगा। मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे इंटू करके 1 लगा सकते हो, यहाँ पे भी इंटू करके 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आपने क्या देखा? 4 और 9 में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी दो नंबर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जब इसको रेशनल मानेंगे तो जो p और q रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा? को प्राइम टाइप का नंबर रहेंगे। दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तीसरी के बारे में, जो कि एक थ्योरम है। अब वो थ्योरम क्या है उसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन को यही प्रूव कराएगी। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 64। स्टूडेंट्स 64 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या ये 64 2 से डिविजिबल है क्या? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल डिविजिबल है। ये 3 और 2 मतलब 32 टाइम जाएगा। 2 की टेबल से 64 जो है वो कितने टाइम कैंसिल होगा? 32 टाइम। तो आपने क्या देखा कि 32 जो है ये एक इंटीजर आया, एक इंटीजर आया। स्टूडेंट्स मुझे आप बताइए क्या ये 64 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये तो 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स? ये तो 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आपने क्या देखा कि 2 जो है वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर 2 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कर ही रहा है, तो क्या 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा? तो हाँ दिख रहा है भैया हमको, ये 8 को भी डिवाइड करेगा, 4 टाइम करेगा। मतलब जब 2 ने 8 को डिवाइड करा तो हमको इक्वल में एक इंटीजर दिया। क्या दिया? 4। ये क्या है? ये एक इंटीजर दिया आपने। तो हमारी थ्योरम यही थी स्टूडेंट्स कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को
डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एक इंटीजर देगा। यही हमारी थ्योरम है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ उसका। जैसे मान लीजिए ये लिया मैंने 81, क्या 81 को 3 डिवाइड करता है क्या? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल करता है, चेक कर लो आप। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 बचा, इसके आगे लगाया दिया 21 बन गया। 21 3 के टेबल में 7 टाइम जाता है। तो आपने क्या देखा कि 81 को 3 ने डिवाइड किया कितने टाइम? 27 टाइम। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि 81 किसी का स्क्वायर है क्या? तो आप बोलोगे यस सर ये तो 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो 3 जो है वो 81 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 3 किसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 3 9 को भी डिवाइड करेगा? तो बिल्कुल करेगा। 3 9 को भी डिवाइड करेगा, कितने टाइम करेगा? 3 टाइम करेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे भी कि जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। वो डिवाइड करने पर एक इंटीजर मिलता है हमको। आगे बात समझ में आपको? तो यही थ्योरम है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा और इक्वल में एक इंटीजर देगा। तो जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। नंबर 1 मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, नंबर 2 को प्राइम नंबर्स और नंबर 3 थ्योरम, जो मैंने आपको बताई अभी। एक और बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि कभी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ हो √2 × a का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों इनटू में है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो √2 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, √2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2। मतलब कोई भी रूट वाला नंबर है अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? 2a स्क्वायर। अगर √3a का होल स्क्वायर हुआ तो क्या आंसर आएगा? बोला सर √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपके सामने यहाँ पे जो काम आने वाली थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स। अब हम थ्योरम की तरफ या फिर यूँ कहें कि इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप नोट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, ताकि जब आप बाद में रिवाइज करो तो इन चीज़ों को देख लो तो आपको याद आ जाए कि मैंने क्या पढ़ाया था। आपको फिर से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिए इसको। हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इसको √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको उल्टा मान लेंगे, हम इसको एज्यूम कर लेंगे। देखिएगा, लेट अस एज्यूम डेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या मान लिया स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे? √5 को रेशनल नंबर मान लिया। तो अब मुझे बताइए, जब हम किसी को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं तो उसको प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर मिलती है। तो यहाँ पर √5 अगर रेशनल होगा तो हमको इसको रेशनल की सारी पावर देनी पड़ेगी। मतलब इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों क्या है? को प्राइम इंटीजर से, और Q क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट √5 इक्वल टू a/b मान रहा हूँ मैं, a/b मान रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने स्टूडेंट आपसे कि a और b क्या है? को प्राइम इंटीजर से, और b क्या नहीं है? 0 नहीं है। इसको मैं स्टार बोल रहा हूँ, ये हमने स्टार्टिंग में माना है भैया। ठीक है, जैसे आपने वहाँ पे नमक को क्या माना था? शक्कर मान लिया था। तो ये हमने मान लिया स्टार्टिंग में, और ये मान के हम सारी कैलकुलेशन ठीक करेंगे स्टूडेंट, देखना आप आराम से। तो आपने √5 इक्वल टू a/b माना है, क्या मैं इस b का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो कर देते हैं √5 × b इक्वल टू a। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा। मैं क्या करूँगा? बोथ साइड स्क्वायर करूँगा।
तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स जब आप स्क्वायर करोगे तो देखना ध्यान से क्या होने वाला है। यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा इसके ऊपर, √5b का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और उनका हम स्क्वायर करते हैं तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होता है, मतलब √5 का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा। तो √5 का जो स्क्वायर होगा उसको आप 5 बोल दोगे और b का जो स्क्वायर होगा आप उसको b स्क्वायर बोल दोगे और इक्वल टू में क्या लिख दोगे, a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, ये जो 5 है इसको यहाँ पे अपॉन में लाऊंगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक नंबर है a, क्या है, इंटीजर है, तो a के स्क्वायर को 5 डिवाइड करता हुआ दिख रहा है आपको और इक्वल में कोई आंसर आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है, क्योंकि b इंटीजर था तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। तो a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करे तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या, सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। 5 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 5 a को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो इंटीजर देगा। अगर 5 a को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो इंटीजर देगा। उस इंटीजर को मैं c मान लेता हूं स्टूडेंट्स, क्या मान लेता हूं, c। जैसे वहां पर 64 को 2 ने डिवाइड करा था और 64 किसका स्क्वायर था, 64 8 का स्क्वायर था। तो जब 2 64 को डिवाइड कर रहा था, मतलब 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा और इक्वल में 4 आंसर देगा। अब वहां पे तो नंबर थे, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं माने, मैंने पे a और b माना है। तो ऑब्वियसली अगर a के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, और अगर a को करेगा तो एक इंटीजर देगा, उसको मैंने क्या माना, c माना। क्या हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 5c। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5c। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद बात करेंगे हम, आप इसको पुट कर दो 1 में, जहां पे a लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे क्या लिख दो आप, 5c। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन 1। तो देखिए पुट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स गलती करते ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू a, मैं a की प्लेस पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5c, और उसका स्क्वायर लगा हुआ, तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और अपॉन में क्या लिख देंगे, जो लिखा हुआ है 5। ओके, तो देखिए आप ध्यान से, b स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और c का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, 5 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस 5 से हम इस 25 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा, तो आपका b स्क्वायर जो है वो आ जाएगा इक्वल में किसके, 5c स्क्वायर के। क्या मैं इस 5c स्क्वायर को पहले और b स्क्वायर को बाद में लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो अब मैं 5 को अपॉन में भेजने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। 5 को अगर मैं अपॉन में भेजूंगा स्टूडेंट्स, तो आंसर आपका आएगा c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स जो कंडीशन यहां पर क्रिएट हुई थी वही कंडीशन यहां पे भी आ गई, मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, अब 5 b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो जब 5 यहां पे b को डिवाइड करेगा तो यहां पे भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा हमारे पास, तो उसको हम d मान लेते हैं। d क्या है, ये एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। जैसे यहां पर ये c इंटीजर था ना, वैसे के वैसे ये 5 भी क्या है, सॉरी ये d भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो यहां पर आप इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 5d। 5d मतलब 5 इंटू डी।
ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे देखिएगा आप, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। फ्रॉम 2 and 3 आप ध्यान से देखिएगा, a जो है उसकी वैल्यू है 5c, तो क्या मैं इसको 5 into c लिख सकता हूं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये जो b है इसको मैं 5 into d लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी एक बात कि a और b जो हमने लिया है वो किस टाइप के इंटीजर लिए, तो को प्राइम टाइप के इंटीजर लिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, a और b में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। a और b में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये है a, ये है b, ये है a के फैक्टर और ये है b के फैक्टर। तो दोनों के फैक्टर में कौन कॉमन मिल गया आपको? 5 मिल गया। तो जब दोनों के फैक्टर में अगर आपको 5 कॉमन मिल गया तो ये को प्राइम नंबर कहां से रह गए? को प्राइम नंबर ही रह नहीं गए, जबकि आपने तो को प्राइम माने थे और यहाँ पे ये को प्राइम रह नहीं गए। तो ये गलती आ गई। कैलकुलेशन आपने सब ठीक करी है लेकिन ये गलती आ गई। तो ये हमने यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी, तो ये गलती कैसे आ गई? तो ये गलती हमारे कुछ गलत मानने की वजह से आ गई। और वो गलत आपने क्या मान लिया है? आपने इरेशनल नंबर को रेशनल मान लिया है। इरेशनल नंबर को आपने क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बाय स्टार। आपको स्टार इक्वेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो उसमें क्या बोला था कि भैया ए और बी कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पर तो हमको ए और बी कोई को प्राइम नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो गलती हो गई। ये गलती किसकी? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया इस लाइन का। तो किसकी वजह से हुआ? हमारे कुछ गलत मानने की वजह से, है ना। तो विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टार, विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन बाय स्टार, या फिर आप लिख सकते हैं विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टार, है ना। तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो? और assumption is wrong which is the contradiction of star, है ना। ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा स्टार का। तो ये काई की वजह से हुआ? तो ये हमारे गलत एजम्पशन की वजह से हुआ है। तो हमने क्या लिखा? our assumption is wrong, so we conclude that √5 is irrational number। स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है मैंने आपको बहुत शॉर्ट में लिखाई है, बस यहां तक आप कर दोगे ना तो टीचर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। ये तो मैंने फिर भी लिख दी है क्योंकि ये लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया किसका? हमारी मानी हुई बात का, ठीक है। तो हमने जो एजम्पशन किया था, है ना, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। तो फिर सही क्या है? तो हमने कंक्लूड किया कि भैया सही ये है कि ये √5 क्या है? ये रेशनल नंबर ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने कोशिश करी है इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने की। इसके अंदर जो भी बेसिक चीज़ें काम आने वाली थी वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से तसल्ली से आप कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसके 100% चांसेस आने के, आता ही है ये क्वेश्चन। बस इसमें क्या होता है? √5 की प्लेस पे √3 या फिर √2 हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस 5 की प्लेस पे 2 और अगर 3 आ जाए तो 3 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से नोट कीजिए आप इसको।